आज के वीडियो का टॉपिक है एसआईपी करना सही है या ज़मीन लेना सही है। आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो, इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना सही रहेगा। एक पिता थे, जैसे तैसे उन्होंने 35 साल नौकरी की। म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था। उनके 2 लड़के थे और दोनों लड़के जुड़वा थे। एक का नाम था अशोक, एक का नाम था विनोद। अशोक और विनोद दोनों एक ही स्कूल में पढ़े लिखे दोनों लड़के थे और एक ही बाप के लड़के थे, जुड़वा लड़के थे। तो 35 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट लिया। 35 साल नौकरी किया और रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया। तो 35 साल में इनको पैसा मिला 30 लाख रुपया लमसम। इनको 30 लाख रुपया मिला। पिता ने क्या किया, अशोक को 15 लाख रुपया दे दिया और विनोद को 15 लाख दे दिया। आप दोनों अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे आप काम कीजिए और अपना देखिए। अशोक ने क्या किया, 15 लाख में जमीन ले लिया और विनोद ने क्या किया, 5 लाख रुपया इमरजेंसी फंड में रखा। 15 लाख में से 5 लाख रुपया इमरजेंसी फंड में रखा और 10 लाख रुपया हाइब्रिड फंड में डाल के और एसटीपी के जरिए एसआईपी करना चालू कर दिया। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि एसआईपी के जरिए विनोद का कितना पैसा हुआ और जमीन इन्वेस्टमेंट करने के जरिए अशोक के पास कितना पैसा हुआ, आगे ये वीडियो में समझेंगे। तो अशोक ने तो जमीन ले लिया। अगर जमीन अच्छी जगह पे है, अच्छा सड़क है, अच्छा फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, तो ज़मीन का रेट बढ़ते ही रहता है और ज़मीन का रेट बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, अगर अच्छी जगह पे ज़मीन हो तो। लेकिन कहीं इधर उधर का ज़मीन मिल गया, गड्ढे में का मिल गया या कहीं इधर उधर हो गया, तो ज़मीन गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है और एक साथ पैसा लगता है, यानी अधिक से अधिक पैसा ज़मीन में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन एसआईपी में आपको अधिक पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। एसआईपी में आप 500 से कर सकते हैं, 5000 से कर सकते हैं, 15,000 से एसआईपी कर सकते हैं, जितना आपको इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता हो। तो अशोक ने ज़मीन ले लिया। अब सपोज डेट अगर ज़मीन महंगाई के हिसाब से बढ़ते रहें तो अगर 7% का बढ़े तभी भी ठीक है। अगर कहीं थोड़ा ज़मीन अच्छी जगह पे हो गई तो 9% का बढ़ेगा। उससे भी थोड़ा अच्छी जगह पे ज़मीन हो गई तो 10% का बढ़ जाएगा। और अच्छी जगह पे ज़मीन हो गई तो और ही अच्छा हो सकता है। तो ज़मीन का रेट कोई लगा नहीं सकता है, ज़मीन कितना आगे तक भाग सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि ज़मीन किस लोकेशन पे है। तो ज़मीन लोकेशन पे डिपेंड करता है, ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है, कैसा ज़मीन है, उस लोकेशन पे डिपेंड करता है ज़मीन कैसा है। तो अगर हम सोचिए बीच का, अगर हम मानते हैं कि 15 लाख का ज़मीन अशोक ने लिया और 9% का ज़मीन निरंतर ग्रोथ होता रहे, बीच का मानते हैं, 10 का नहीं, 7 का नहीं, 9 का मानते हैं, तो अगर 9% का ग्रोथ होता रहे तो 5 साल में उस ज़मीन का रेट 23 लाख होता है। 15 लाख रुपए का 23 लाख होता है 5 साल में। अगर 10 साल के लिए देखते हैं तो उसी 15 लाख का ज़मीन 9% से 10 साल में 35 लाख होता है। अगर 15 साल में देखेंगे 9% का ही अगर वो बढ़े, महंगाई से थोड़ा 1-2% और ज़मीन अधिक बढ़े तो 54 लाख होता है 15 साल में 15 लाख रुपए का। अगर 20 साल वो ज़मीन रह गया और 20 साल में ज़मीन 9% का ही ग्रोथ हो तो ये 84 लाख होता है। लेकिन ये 9% अच्छी जगह पे ज़मीन होगी तब होगा, नहीं तो इसमें भी घाटा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि इसमें नुकसान भी हो सकते हैं और इसमें बहुत कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर 15 लाख रुपया का ज़मीन 25 साल बाद अगर 9% का ग्रोथ हो तो 1,29,00,000 रुपया ये होता है। 1,29,00,000 25 साल में उस ज़मीन का रेट 15 लाख रुपये का ज़मीन का। अब विनोद ने क्या किया ये समझते हैं। विनोद को 15 लाख इनके पिताजी दिए, 5 लाख रुपया इन्होंने इमरजेंसी फंड में रख दिया। इमरजेंसी फंड वो होता है, किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का इमरजेंसी आ गया तो उस काम में आ सके, कोई भी इमरजेंसी काम हो। लेकिन ये जो 15 लाख रुपया इन्होंने लगा लिया, अब ये इमरजेंसी के लिए ढूंढने जाएंगे पैसा तो ये पैसा मिलेगा नहीं इनको, क्योंकि इन्होंने 15 लाख का तो इन्होंने ज़मीन ले लिया है और 15 लाख का ज़मीन लिया है। अगर इसमें से 2 लाख 4 लाख इसमें निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, इतना काट के तो निकालेंगे नहीं ज़मीन बेच के इतना। तो यही होता है ज़मीन लेने में और एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में। अब ये विनोद ने क्या किया, 5 लाख रुपये इमरजेंसी फंड के लिए रख लिया और 10 लाख रुपये हाइब्रिड फंड में इन्होंने डाल दिया और हाइब्रिड फंड से एसटीपी करना चालू कर दिया
और एसटीपी के जरिए एसआईपी में पैसा जाता रहा। अब सोचते हैं हाइब्रिड फंड तो कुछ ज़्यादा ही रिटर्न देता है, अगर ये किसी डेप्ट फंड में रख देते हैं और 7% का ग्रोथ करे, डेप्ट फंड 7% का ग्रोथ करे, सोचिए, और 10 लाख रुपया किसी डेप्ट फंड में डाल दिए और इसके जरिए एसआईपी में, एसटीपी के जरिए एसआईपी में ये डालते गए, तो 10 लाख रुपया 7% से ये हर महीना 5,804 रुपया हर महीना इनको ब्याज मिल रहा है एसटीपी के जरिए। यानी ये जो 10 लाख रुपए का है ब्याज मिल रहा है 5,804 रुपया हर महीना। अब ये एसटीपी के जरिए एसआईपी 5,000 पर महीना ये एसआईपी अपना डालते जाते हैं। अब इनका पैसा जाता है एसआईपी में 5,000 पर महीने से 12 लाख रुपया, फिर भी इनके पास बैलेंस बच जाता है 20 साल में 14,18,912 रुपया। ये 7% से अभी बचता है। अगर हाइब्रिड में डालते तो 12, 15, 13, 10 जो भी रिटर्न दे तो यहाँ अमाउंट और भी बढ़ता। तो आप देखेंगे हमने 7% बहुत ही कम डेप्ट फंड में हमने ये जोड़ा हुआ है। ये एफडी का रेट भी है, आप ये समझ लीजिए। तो 14,18,000 इनका बैलेंस भी बचता है मात्र 7% से। 20 साल में इन्होंने 10 लाख लगाया और 14 लाख इनके पास 20 साल में बचा भी है, और 5,000 पर महीना ये एसआईपी भी करते जाते हैं एसटीपी के जरिए, और इनका बैलेंस भी बच जाता है 14 लाख, और इनका पैसा जाता है एसआईपी में 12 लाख रुपया एसटीपी के जरिए। अब ये समझते हैं फंड। अब इन्होंने स्मॉल कैप थोड़ा रिक्सी होता है तो इन्होंने सोच समझ के स्मॉल कैप नहीं लिया, इन्होंने मिड कैप ले लिया, थोड़ा कम रिक्सी, इन्होंने बीच का ऑप्शन ढूंढा। तो इन्होंने एसआईपी चालू किया निप्पॉन इंडिया मिड कैप में। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 5,000 पर महीने से 20 साल में 12 लाख जाता है। सेम ये अमाउंट एसआईपी के जरिए चला जाता है, और इसी के फंड में, यानी इसी के कंपनी के फंड में वो एसटीपी किए हैं। डेप्ट फंड हो या हाइब्रिड फंड हो, मान लीजिए 100% इक्विटी फंड में इन्होंने 5,000 का एसटीपी कर दिया, एसआईपी कर दिया, एसटीपी के जरिए एसआईपी कर दिया। अब यहाँ समझते हैं 5,000 पर महीना 20 साल में 12 लाख रुपया जाता है, और 16.83% के रिटर्न से 82 लाख ये बना के दे चुका है पास्ट में। तो इसका फिक्स रिटर्न नहीं होता है, ये 12 का देगा, 8 का देगा, 15 का देगा, 20 का देगा, 21 का देगा, कितना रिटर्न देगा म्यूचुअल फंड ये फिक्स नहीं होता है। और जमीन का भी फिक्स नहीं होता है। अगर अच्छा सा हाईवे निकल गया जमीन के पास से तो और मजे हैं। कोई एयरपोर्ट हो गया तब तो और मजा है। लोकेशन पे जमीन डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसा है। अब यही समझते हैं, वही 10 लाख रुपया का अगर 5,000 पर महीना 25,000 एसटीपी के जरिए एसआईपी जाते रहा है 25 साल तक, तो 15 लाख जाता है। 21.36% की रिटर्न से 3,86 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। अब आप यहां सोचेंगे कि ये 25 साल में 1,29 लाख, ये 9% से हमने एवरेज बीच वाला हमने पकड़ा है 9% से, तो 1,29 लाख होता है 15 लाख रुपया का 25 साल में। इन्होंने 5 लाख रुपया बाहर भी निकाल दिया अपनी इमरजेंसी के लिए, अपने काम, कुछ और काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ताकि इस फंड को छूना ना पड़े, ताकि इसमें से पैसा निकालना ना पड़े। 10 लाख रुपया 7% का ग्रोथ करे, किसी डेप्ट फंड में डाल दिया या हाइब्रिड फंड में डाल दिया, अगर 7% का ग्रोथ करे तो 25 साल में 5,000 पर महीने का आप एसआईपी ये करते जाते हैं, जो 15 लाख रुपया ये गया है 25 साल में, 16 लाख रुपया ये बैलेंस बच जाता है। अगर दोनों जोड़ा जाए तो 31 लाख रुपया ये दोनों जोड़ के इनका इन्वेस्टमेंट और इनका बैलेंस दोनों बच जाता है। और इनके पास आप देख सकते हैं 3,86 लाख ये फंड जो है बना के दे चुका है। और जमीन कितना बना के दे चुका है? 1,29 लाख। और ये कितना बना है? 3,86 लाख। तो ये 1.5 करोड़ रुपया बचा के भी, टैक्स देने के बाद भी 1.5 करोड़ रुपया बचा के, जो इनका जमीन जिस जगह पे है ये जमीन भी ले सकते हैं, और ये पैसे से ये अपना दिनचर्या, अपना काम भी कर सकते हैं आगे का। लेकिन इन्होंने तो 15 लाख लगा के अपना समय और पूरा पैसा यहाँ दे दिया, उसको बाउंड्री कराने में, उसका रजिस्ट्री कराने में, सब कुछ दे दिया। लेकिन यहाँ मात्र 10 लाख रुपया से समय देके इन्होंने कर लिया। अब ये समझते हैं ऐसा नहीं है कि ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, जमीन में भी प्रॉब्लम है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम दोनों समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके हम भुक्तभोगी हैं, इसके भी हैं और इसके तो हाँ ही चल ही रहे हैं। तो दोनों का प्रॉब्लम क्या है जो कि हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। और दोनों का प्रॉब्लम सेम एक ही समान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है दोनों में। म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या होता है और जमीन लेने में प्रॉब्लम क्या होता है।
जमीन में लिक्विडिटी की समस्या रहती है। आप जमीन ले लिए तो एक साल 2 साल 5 साल जब तक उस जमीन का प्रोग्रेस ना हो, उस एरिया का प्रोग्रेस ना हो, तब तक आप जमीन भी नहीं बेच पाएंगे। और जमीन भी बेचने जाएंगे तो 15 लाख का जमीन अगर अच्छी जगह पर नहीं हुई तो 12 लाख में बेच सकते हैं, 10 लाख में बेच सकते हैं। इमरजेंसी पड़ गया तो, क्योंकि पूरा पैसा इसमें आपका लग गया और इसमें आपका पूरा पैसा नहीं लगा है। 5,000 पर महीने का आपका SIP गया है और पैसा आपका जो 15 लाख 10 लाख लगाए थे वो पैसा आपको दिख भी रहा है, आपका SIP भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीका से ये पहला समस्या लिक्विडिटी की समस्या रहती है जमीन में। दूसरा नंबर, कानूनी झंझट। जमीन में कानूनी झंझट बहुत होते हैं और ये कानूनी झंझट में अगर 15 लाख का जमीन है तो कम से कम 5-6 लाख तो कानूनी झंझट में आपको देना पड़ेगा भाई। मुंह बोला पैसा देना पड़ेगा, जितना वकील बोल दिया उतना आपको पैसा देना है, जितना आपको वहाँ के लोग कर्मचारी बोल दिए उतना आपको देना है। नहीं देंगे तो आपका ज़मीन का काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर बनवाने जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे नक्शे निकालना, ये करना वो करना, तमाम तरीका का वो भी है। इसमें यह भी एक नुकसान है, हाई इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। यानी 2-4 हज़ार 10 हज़ार से कुछ होने वाला नहीं है ज़मीन का, आपको बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, जैसे 15 लाख 20 लाख 10 लाख 5 लाख इस टाइप से। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आप 2,000 1,000 10,000 5,000 से आप कर सकते हैं। चौथा नंबर, मेंटेनेंस का झंझट। मेंटेनेंस का झंझट बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई आपका पड़ोसी है, आपके बगल में ज़मीन लिया है, तो आपके दीवार पे ही वो अपना दूसरा दीवार चला देगा, यानी आप समझेंगे 1 फुट वो आप में ही चला जाएगा। तो इसलिए ये मेंटेनेंस का भी झंझट रहता है। 5वां नंबर है रिटर्न अनिश्चितता। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है इसमें। हमने आपको बोला आप ज़मीन लिए हैं, हाईवे पे निकल गया तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप मेन सिटी में आ गए वो भी अच्छा ज़मीन हो जाएगा। अगर आप ज़मीन लिए, वो ज़मीन वो एरिया डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, ये भी होता है। म्यूचुअल फंड में समझ, म्यूचुअल फंड में क्या प्रॉब्लम है? म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम मार्केट का रिस्क है। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसमें गारंटी रिटर्न की नहीं होती है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। 10% का देगा, 20% का देगा, 12% का देगा, 23% का देगा, 18% का, रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है इसमें। और इसमें ओवर एक्सपेंसेस से बचना है। इसमें खर्च भी लगता है, ऐसा नहीं इसमें खर्च नहीं लगता, इसमें भी खर्च लगता है। तो ओवर एक्सपेंसेस से बचना है ताकि आप लंबा समय तक आप SIP कर सकें। गलत फंड चुनना, यह भी एक चीज़ है कि गलत फंड लोग चुन लेते हैं, अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। जैसे निपॉन इंडिया मिड कैप जो लिया है, कोई और मिड कैप ले लिया जो अच्छा रिटर्न ना दे, AVM अच्छा ना हो, फंड मैनेजर अच्छा ना हो, कंपनी सही ना हो, तो वो भी एक गलत डिसीजन होता है। तो फंड चुनना बहुत ही आवश्यक होती है। 5वां है इमोशनल डिसीजन लेना। मार्केट गिरा, आपने 10 लाख रुपये डाला है, अगर वो पैसा 9 लाख रुपया हो गया, आप इमोशनल हो जाएंगे कि हमारा 10 लाख का 9 लाख हो गया, अब वहाँ से आप निकल जाएंगे तो आपका 1 लाख रुपया गया। वो इमोशनल डिसीजन है। यदि आपका 10 लाख रुपया है, अगर वो 12 लाख रुपया होगा, वहाँ से भी आप निकल गए। 2-3 साल 4 साल में यदि 12 लाख रुपया होगा, वहाँ से भी आप निकल गए, तो वो भी एक इमोशनल डिसीजन होता है। खुशी में निकल जाना, 10 लाख लगाए 12 लाख हो गया, निकल गए। लेकिन लंबा समय जब तक नहीं रुकेंगे तब तक इसमें अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। इस तरीक़ा से आपका कुछ भी पैसा नहीं रहा। जो आपने पैसा ये 10 लाख रुपया लगाया, वो बैलेंस भी तो 14 लाख बचा है। वो बैलेंस भी तो इस तरीक़े से अगर 20 साल करते हैं तो 16 लाख रुपया बचा है। तो आपका पैसा क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। बस पैसा आपको यहाँ रखना है, आपके सामने ये पैसा रहेगा और ये पैसा आपको पैसा बना के देते रहेगा। लेकिन ज़मीन अपने जगह पे ज़मीन भी सही है, लेकिन बशर्ते ये है कि अगर आप इसमें से चाहें 2 लाख निकालना, 1.5 लाख निकालना, 5 लाख निकालना, 20,000 निकालना, आप जब मर्जी तब आप इसमें से निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं। कुछ भी हो, 5,000 ही क्यों ना हो, 5,000 ही निकाल सकते हैं। अगर आप ज़मीन में से आप निकालने जाएंगे 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो आप कैसे निकालेंगे भाई? एक टुकड़ा ज़मीन है, उसको आप अगर ले लिए हैं तो उसको कैसे निकालेंगे? अगर इसमें से 5,000 आपको निकालना है इस ज़मीन में से, तो कैसे निकालेंगे? कहाँ से बेचेंगे? कौन सा खिड़की, कौन सा कोना, कौन सा गैलरी आप बेचेंगे? सोचिए। तो इस टाइप से ये नुकसान भी होता है। अगर इस ज़मीन में आप और पैसा लगा के 15 लाख तो जो लोग लगाए, उसके बाद फ्लैट बना दिए, अच्छी ज़मीन हो, ज़मीन बड़ी हो, फ्लैट बना दिए 2-4, तो रेंट भी आ सकता है। तो इस तरीक़ा से म्यूचुअल फंड के अपेक्षा ज़मीन में ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है और म्यूचुअल फंड में कम अमाउंट में समय देके आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। पेंशन के लिए SWP के जरिए आप पेंशन भी ले सकते हैं और ज़मीन भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका 1 रुपया समझिए तो नहीं लगा। STP के जरिए आपका 1 रुपया नहीं लगा। 15 लाख में से 5 लाख रुपया विनोद ने इमरजेंसी फंड रखा, 10 लाख रुपया
एसटीपी कर दिया और एसटीपी वो अमाउंट किया जो उसको मिल रहा था उससे भी कम एसआईपी किया। अभी तो ये कम किया, अगर जो इतना मिल रहा है 5800 मिल रहा, अगर 5800 का पूरा एसआईपी करते जाए तो कुछ दिन में ये जीरो हो जाता। तो अमाउंट तो यहाँ कम मिलता, लेकिन यहाँ अमाउंट बढ़ता। 800 रुपया का बहुत होता है 25 साल में। तो अगर पूरा बैलेंस इसका बच भी गया 14 लाख, अगर 25 साल करता है तो 16 लाख इसका अमाउंट भी बच गया। आप यहाँ देख सकते हैं 16 लाख इसका अमाउंट भी बच गया विनोद का, और अपना एसआईपी भी जा रहा है, और 3.5 करोड़ ऊपर 3 करोड़ 86 लाख रुपया भी ये बना के दे चुका है। जमीन भी लिया, सब कुछ लिया, बच्चे का परवरिश सब कुछ करते रह गया, अमाउंट भी है, सब कुछ है। तो म्यूचुअल फंड में सही जगह सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छी बात होती है। म्यूचुअल फंड में बहुत कम पैसे की जरूरत होती है, लेकिन जमीन में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, जो कि सबके पास हो नहीं पाता है। तो कम पैसे से अगर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो कम पैसे से ये काम कर सकते हैं। 1000, 2000, 10,000, 20,000, 5,000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आप एसआईपी करते जाइए और भूल जाइए। जमीन भी अपने जगह पे अच्छी है, लेकिन समय समय पे जगह जगह पे डिपेंड करता है। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। जमीन सही है या म्यूचुअल फंड सही है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।